देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज से इस प्लेटफॉर्म पर हफ्ते में 3 दिन मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आऊंगी और उन कार्यक्रमों में कभी इंटरव्यूज होंगे, कभी डिबेट्स होंगे, कभी एनालिटिकल मोनोलॉग्स भी होंगे। लेकिन जो आज पहले एपिसोड में आज एक विषय है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी, वो है भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अक्सर ये बात होती है कि आखिर उसकी क्या ज़रूरत थी? राहुल गांधी ने क्यों किया भारत जोड़ो यात्रा? ये अक्सर ये सवाल लोग खड़ा करते हैं। कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि भाई बीजेपी जैसी जो इलेक्शन मशीनरी के सामने अगर आप भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? ये कुछ बड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। और फिर उससे आगे जो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस ने क्या हासिल किया? और क्या आज कांग्रेस तैयार है मोदी सरकार से लड़ने के लिए? 2024 का चुनाव कांग्रेस के कितना करीब है, ये भी एक सवाल है। और इन सारे सवालों को एक किताब में समेटा गया है और उस किताब को मैं दिखाना चाह रही हूं, और वो है भारत जोड़ो यात्रा, रिक्लेमिंग इंडिया सोल। और जिसके ऑथर्स का नाम आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है पुष्पराज देश पांडे और रुचिरा चतुर्वेदी। और ये दोनों लेखक आपके स्क्रीन पर हमारे सामने हैं। ये वो दो लोग हैं जो कि राहुल गांधी कांग्रेस की जितनी वर्किंग है उससे पूरी तरह से वाकिफ है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इन्होंने बहुत करीबी से काम किया है। और उसके बाद अगर इन्होंने ये किताब लिखी है, तो कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं, कांग्रेस ने क्या पाया है, कांग्रेस ने क्या खोया है, आज इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे दोनों के साथ। ये नवयुवक है, और जैसा कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में बात हुई थी कि देखिए कांग्रेस अपने नए नेताओं की जो एक नस्ल है उसको पैदा कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये दो जो शख्स आप जिनको देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कांग्रेस के फ्यूचर यानी कि भविष्य के भावी नेता बड़े हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पुष्पराज और रुचिरा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और आपकी जो ये किताब है, पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को कि इस तरीके की आपने किताब लिखी है जिसमें कि कई चैप्टर्स लिखे गए हैं। मैं दर्शकों को बता दूं जिसमें कि अलग अलग लोगों ने इन चैप्टर्स को लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका फॉरवर्ड लिखा है, और राहुल गांधी का भी मेंशन है। उनका एक चैप्टर जो उन्होंने लिखा है कि भारत माता द वॉइस ऑफ एवरी इंडियन, वो राहुल गांधी ने लिखा है। उसके अलावा भी मेधा पाटकर, एएस दुलात, सुप्रिया शिने, बहुत सारे लोगों ने इन चैप्टर्स को लिखा है। तो आज इन दोनों से बहुत जरूरी है इस समय बात करना, क्योंकि कांग्रेस ने एक उम्मीद जगाई है, एक देश में ऑल्टरनेटिव जगाया है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? क्या मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस समय तैयार है देश की जो कमान है उसको संभालने के लिए? आज की चर्चा मैं रुचिरा से शुरू करती हूँ कि रुचिरा, आपको क्या लगता है? आपने ये किताब लिखी, किताब लिखते वक्त किस तरीके के ख्याल आपके मन में आ रहे थे? और क्या ये बात आपके जहन में थी कि आपसे ये सवाल किए जाएंगे कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? और आप कांग्रेस से अगर जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस की जो एक नई ब्रीड ऑफ लीडर्स पर अगर हम ध्यान दें और उस पर सवाल पूछें, तो आज एक ही सवाल है मन में कि कांग्रेस का क्या भविष्य है, और भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी किताब है उससे कांग्रेस ने क्या पाया है? नमस्ते नीलू जी। सबसे पहले तो एक ये जो सवाल है जो बार-बार आता रहता है कि ये किताब ये यात्रा क्यों भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने क्यों की? तो सबसे पहले तो इसके लिए ये कह देना बहुत ज़रूरी है कि ये यात्रा जिस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, जिस समय ये हुई थी, उस वक़्त ये हिंसा की जो राजनीति है, जो नफ़रत की राजनीति जो आज भी देश में हो रही है, उस टाइम पे ऐसा एक माहौल था, एक भ्रम भी फैलाया जा रहा था, लोगों को खुद से लग रहा था कि क्या इसका कोई चैलेंज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये यात्रा हुई और यात्रा लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनको जोड़ने में बहुत सफल हुई। और यात्रा जब से शुरू हुई थी, तब से ही काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी चलेंगे कि नहीं चलेंगे, यात्रा पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। काफ़ी सारी फेक न्यूज़ यात्रा के बारे में चलाई गई। मीडिया जो थी काफ़ी टाइम तक ब्लैकआउट था। मीडिया दिखा ही नहीं रहा था यात्रा को लेकर और ऐसा नहीं था कि चैलेंजेस नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। सुरक्षा को लेकर चैलेंजेस थे, जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ेशन आयोजन कर रहे थे चीज़ों का। क्योंकि ये पहली बार हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल के बाद कि ऐसी कोई बड़ी यात्रा, कोई राजनीतिक दल या कोई भी इस टाइप की यात्रा कर रहा हो, तो किसी को कोई अनुभव नहीं था। सब लोग हमारे जो संगठन के लोग हैं वो पहली बार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी यात्रा चलती गई, बहुत सारे चैलेंजेस आए और यात्रा जो थी एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी जो अपने आप चलती गई और बहुत अच्छे से वो संपूर्ण भी हुई। तो हमारा उद्देश्य इस बुक को लेकर भी यही था कि हम लोगों को ये बताएँ। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने-अपने यात्राओं के बारे में, अपने अनुभव के बारे में लिखा है
और मैं चाहूँगी कि जितने लोग जो दर्शक अभी ये देख रहे हैं, वो बुक को पढ़ें और समझें कि ऐसा क्या था, ऐसी क्या कारण रहा कि यात्रा जो थी वो चलती रही तमाम चैलेंजेस के बाद भी। दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फ़ायदा हुआ, तो डेफ़िनेटली इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो कांग्रेस का जो संगठन है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। आई थिंक यात्रा ने इसको भी झूठा साबित किया, क्योंकि जो पूरा आयोजन हुआ, जो पूरा ऑर्गेनाइज़ हुआ, वो सारे कांग्रेस के संगठन ने किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही किया। तो पहली बात, संगठन को इससे मजबूती मिली। दूसरा क्योंकि बहुत सारे यंग लोग थे, जो तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, रुचिरा, चाहे वो कांग्रेस मीडिया के हो। कार्डर्स रुचिरा, कांग्रेस के कार्डर के बारे में हमेशा लोग बोलते थे कि बहुत शिथिल हो गया है, धीमा पड़ गया है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता है। तो क्या आज भारत जोड़ो यात्रा ने उस कॉन्फिडेंस को, क्या भारत जोड़ो यात्रा लेकर वापस आई है? डेफ़िनिटली, आई थिंक ये जो प्रोपेगेंडा और भ्रम जो भी लोग फैलाते थे, आई थिंक वो यात्रा ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि यात्रा का, जैसे मैं कह रही हूँ कि पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन ही यंग लोग कर रहे थे, पूरा काडर ही कर रहा था। सीनियर लोग भी थे, यंग लोग भी थे, और इससे जो पार्टी है, उसको, पार्टी संगठन को एक यंग पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं, जो आइडियोलॉजी जो है पार्टी के लिए कमिटेड हैं, जो देश के लिए कमिटेड हैं, लोकतंत्र के लिए कमिटेड हैं। तो अगर ये कोई भी कहता है कि लोग नहीं है, काडर नहीं है, आई थिंक यात्रा ने उसको पूरी तरीके से उस भ्रम को तोड़ दिया। जी। अब पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, इस समय कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ नहीं हैं। कांग्रेस का इस समय बैंक अकाउंट फ्रोज़न है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ भी दिया है। क्या लेकिन इन सब चीज़ों से आपको लगता है कि पार्टी, अक्सर जो बातें होती हैं कि देखिए आपके बड़े-बड़े नेताओं ने छोड़ दिया, चाहे वो आज हिमंता बिस्वा सरमा हो, चाहे अशोक चव्हाण जैसे ले नेता हैं, या फिर इन लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इवन आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, उन लोगों ने पार्टी छोड़ी किसी न किसी कारण के वश, या फिर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने बीजेपी जॉइन किया। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये एक गुड रिडंस था, या फिर कांग्रेस को लगता है कि नहीं भाई, हमें अपने लीडर्स जो कि छोड़ के जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए? देखिए नीलू जी, पहले तो आपको, देश नीति के हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोनों रुचिरा और हम पहली बार जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देश नीति के प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया जा रहा है बात करने का, अपनी बात रखने का। देखिए, ये जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका आंसर कोई साधारण नहीं है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, क्योंकि कोई भी जंग सेना की साइज छोटे करके नहीं जीती जाती। ये मेरा पर्सनल अनुमान है, व्यक्तिगत राय है मेरी। तो जो भी जा रहा है, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसे खामियां भी होगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात होगी जो संगठन को मजबूत करती है, जो देश हित के लिए अच्छी होती है। तो अगर कोई भी जा रहा है, उसका थोड़ा ना थोड़ा झटका तो लगता ही संगठन को। ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप समझिए कि आज के दौरान जो राजनीति चल रही है देश में, वो थोड़ी हट के राजनीति, इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। तो इस समय आप समझिए कि कई सारे लोगों को वो दिल से है कांग्रेस ही, वैसे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, ये अपने अशोक चव्हाण और कई सारे ऐसे नेता हैं जो दिल से अभी भी कांग्रेसी है, लेकिन उन पे दबाव डाला जा रहा है। उनको जो ये जो बुलडोजर की राजनीति चल रही है, जो कानूनी तौर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको डरा धमका के, उनके परिवार के ऊपर धमकी डाल के, इन लोगों को तोड़ के अगर आप अपनी राजनीति कर रहे हो, तो उसको आप चीटिंग करते हो, उसको आप राजनीति नहीं कहते हो, उसको आप क्या बोलते हैं, चाणक्य नीति नहीं कह सकते हैं। आप समझिए, अगर आपके जो दर्शक है वो आईपीएल का मैच जरूर देखते हैं, सब लोग आईपीएल देखते हैं। अगर आईपीएल में कोई मैच फिक्सिंग करता है, बॉल को तोड़ता है दांत से, च्युइंगम लगाता है, तब आप उसको ये नहीं कहते हो कि आप चाणक्य नीति हो, आप चाणक्य हो, वो नहीं कहोगे आप उनको कहोगे ये चीटिंग कर रहा है, और आप उसके ऊपर आक्रोश करोगे। तो वही आज भी हो रहा है। तो ये एक बात आपको समझनी होगी और आपको दर्शकों को समझनी होगी कि आज भी ओवरवेलमिंग मूड कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही मेन स्ट्रीम है। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, सरकारी जो प्रशासनिक इंस्ट्रूमेंट से उसका दुरुपयोग किया है, उसके कारण राजनीति का रुख बदल गया है। तो अब ऐसे नहीं है कि हम लोग जो 2014 के पहले जो एक सिविलाइज राजनीति थी, तो उसके जो नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स है, वो अब सब डस्टबिन में डाल दिए गए हैं। तो इसको आपको समझना चाहिए। पहली बात। तो दूसरी बात ये है।
मनोज, आपने एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने एक रेज किया। आपने कहा कि जो नैतिकता वाली जो बातें थी, एक सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स जो हम देखते थे, उसको आज डस्टबिन में डाल दिया गया है। लेकिन आपके सामने का जो प्रतिद्वंदी है, यानी कि बीजेपी, which doesn't believe in morality, which doesn't believe in constitutional principles, आपके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है। तो आप कांग्रेस अगर आज नैतिकता की बात करती है तो लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि भाई नैतिकता की बात आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे जीतोगे एक अनैतिक पार्टी से। तो वो सवाल खड़ा हो जाता है। तो नैतिकता का पाठ कांग्रेस पढ़कर इस समय, खासकर बीजेपी जब आपका दुश्मन है सामने, दुश्मन पार्टी है, और जो आपका एडवर्सरी है, और वो जब इस तरीके की अनैतिक राजनीति कर रहा है, तो फिर ये जो नैतिकता जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आपको कितनी दूर तक लेके जाएगी। मैं रुचिरा के पास भी आऊंगी। आई थिंक रुचिरा ऑल्सो वांटेड टू मेक अ पॉइंट। हाँ पुष्पराज बोलिए, उसके बाद फिर हाँ मैं रुचिरा के पास जाती हूँ। जी, देखिए इसमें भी दो बात है, दो पहलू है इसमें। एक तो ये है कि अ, गांधी जी ने कहा था द मीन्स मैटर एज द एंड्स मैटर एज मच एज द मीन्स एंड मीन्स मैटर एज मच एज द एंड। तो मेरे हिसाब से जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हमारी राजनीतिक इट हैज टू बी आइडियोलॉजिकल, पूरी तरह से वैचारिक होनी चाहिए, और हमने अपने अपने मूल्यों पे, सिद्धांतों पे संयम रहना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ज्यादा टाइम बाहर रह पाएंगे, बीजेपी उनको यूज करके थ्रो करेगी। ये वेरी 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 सिंपल सी बात है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो डर गए, ये जो छोड़ के चले गए, जिनके ऊपर दबाव डाल के चले गए, उसके कारण कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी और एकदम ध्वस्त होगी, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जाने से एक अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि जो नेता, जो कार्यकर्ता बैकग्राउंड में काम कर रहे थे लगातार 10-15 साल, उनको अब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आप इसको समझ, जैसे रुचिरा पहले कह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा, इसका इसका सबसे बड़ा योगदान जो आज रहा है, और इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण को शार्प बनाया है, और उन्होंने भविष्य के लिए हजारों नेता और कार्यकर्ता तैयार किए हैं। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि पूरे देश को। क्योंकि आज हमारे देश में जो ऐसी राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, जो सचमुच लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जो देश की बात संवेदनशीलता से सुने और पूरे भारत के लिए काम करे, ना कि अपनी मन की बात सब पे थोपे और सिर्फ चुने गुने उद्योगपतियों के लिए काम करे। और जो हस्तक्षेप करे हमारे खाने में, शादी में, प्यार में, कपड़ों में, पेशे या काम में, ये जो भाजपा कर रही है, इस राजनीति के विपरीत हमें कोई राजनेता चाहिए। अब देखिए, आप जैसे 1991 में रथ यात्रा हुई थी अडवाणी जी के नेतृत्व में, उसके कारण हर राज्य में कुछ मजबूत नेता खड़े हुए थे। वैसे ही ये आज दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से इसको वाइट वॉश कर रही है, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा के कारण हर राज्य में कुछ ऐसे नेता और कार्यकर्ता खड़े किए गए हैं जो प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए प्रशिक्षित है, एम्पावर्ड है। इन दैट सेंस भारत जोड़ो यात्रा भविष्य में एक निवेश थी। शायद तात्काल चुनावी नतीजे ना आए, ये मैं मानता हूं, लेकिन भविष्य में देश को एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। आपने कहा कि भले ही शॉर्ट टर्म में इसका गेन ना हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने भविष्य के नेताओं को तैयार कर रही है। तो इससे जुड़ा हुआ एक जो दूसरा सवाल है रुचिरा, वो तुरंत ये आता है कि क्या कांग्रेस ने, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, लेकिन क्या कांग्रेस मानकर बैठ गई है कि 2024 का चुनाव थोड़ा मुश्किल होगा जीतना? क्या, क्योंकि ये जो अभी बात पुष्पराज कह रहे थे उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये सवाल बहुत नेचुरली आएगा कि कांग्रेस कितनी तैयार है, या फिर कांग्रेस ने एक तरीके से मान लिया है कि हम 24 में तो हार जाएंगे, लेकिन हम 29 में इंश्योर करेंगे कि कांग्रेस वापस आए। ये अगला सवाल, नेचुरल सवाल जो एक आता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो सिचुएशन है वो मुश्किल है, वो डेफिनिटली है। ये जो चुनाव है कोई साधारण चुनाव नहीं है। पुष्पराज ने जैसे कहा कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो है, सीबीआई है, ईडी है, उनका मिसयूज किया जा रहा है। मीडिया है, जिस तरीके से वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा विंग बन चुका है। कांग्रेस के साथ जो है हमारे जो खाते हैं उनको फ्रीज किया गया है। तो ये लोग चाहते हैं कि एक तरीके से जो विपक्ष मुक्त चुनाव हो, सिर्फ एक ही पार्टी रहे, वन नेशन वन पार्टी, शायद ये लोग ये चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में विपक्ष पार्टीज जो हैं वो लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को ये डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम चुनाव को हल्के में ले रहे हैं। हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है। राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि जैसा ये चुनाव दर्शाया जा रहा है, वैसा ये चुनाव नहीं है।
ये लोग बात करते हैं, जो नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, अगर ऐसा है तो फिर ये विपक्ष पार्टीज को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? विपक्ष के जो नेताएं हैं, 2-2 मुख्यमंत्री हैं वो जेल में, इनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। तो अगर ये इतने ही स्ट्रांग है, अगर ये इतने ही कॉन्फिडेंट है कि 400 पार होने वाला है, तो फिर इनको ये सब करने की जरूरत क्यों लग रही है? जी। और आप मुझे एक चीज बताइए, ये बार-बार अभी कैंपेन जो है अभी शुरू हुआ है और कैंपेन में लगातार हो ही रहा है। 10 साल से भाजपा जो है वो पावर में है। भाजपा को अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के आगे लेके जाना चाहिए और वोट मांगना चाहिए। लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री हो या भाजपा के और नेता हों, वो अपने स्पीचेस में क्या बोलते हैं? कांग्रेस, 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 कांग्रेस। टेप रिकॉर्डर जो है इनका अटका हुआ है क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ये काम करते तो वोट टेप मांगते। रिकॉर्डर तो नेहरू पर अटक जाता है, बार-बार आकर नेहरू पर। डेफिनेटली वो नेहरू होता है, कभी कांग्रेस होता है, डिपेंड करता है। कभी लेकिन ये मोदी आज भी होता है, वहीं अटके हुए हैं, जो आजकल 2014 में नेता कह ही रहे चल थे, रहा है। वो भी आज कह रहे हैं। जी। नहीं, लेकिन पुष्पराज ये भी बात है कि ठीक है, जो रुचिरा कह रही थी कि ठीक है, डरी हुई सरकार है और उस डर के संकेत काफ़ी बार मोदी जी दे चुके हैं और बार-बार वो 400 का नारा लगाते हैं और मैं अभी एक दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर प्रेम शंकर झा को सब जानते हैं। प्रेम शंकर झा जो ऑथर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि 400 का नारा लगाकर वोटरों को धमकाने की कोशिश की जाती है कि देखिए आपने हमको वोट नहीं दिया और 400 की सीट तो हमें आ रही है, तो आपका अगले 5 साल जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात प्रेम शंकर झा के कहने की है। लेकिन जो बार-बार कांग्रेस के इर्द-गिर्द जो सवाल आता है, पुष्पराज, जो अब जैसे जो कल प्रशांत किशोर ने जो कमेंट किया राहुल गांधी के बारे में कि व्हाई डज़न्ट राहुल गांधी स्टेप असाइड, ही शुड टेक अ बैक सीट, किसी और को मौका दें। इस तरीके की बातें जो प्रशांत किशोर ने कही है। लेकिन अगर राहुल गांधी के लिए कही है, तो ये तो जो दिख रहा है कि इस समय राहुल गांधी के हाथ में ही ऐसा लग रहा है कि कमान है और खड़गे जी और राहुल जिस तरीके से समय पार्टी को चला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में वो ऊर्जा नज़र आ रही है जो 19 और 14 में नज़र नहीं आई थी। ये बहुत विज़िबल है। लेकिन फिर भी जब प्रशांत किशोर ऐसे लोग आकर और राहुल गांधी के बारे में जब वो बोलते हैं कि प्लीज़ स्टेप असाइड, गिव अदर्स अ चांस, तो क्या पार्टी में इस तरीके का कोई अंतर्द्वंद चल रहा है कि ऐसी कोई वॉइसेज़ आती हैं कि नहीं भई द गांधी फैमिली शुड स्टेप असाइड? क्या इस तरीके की बात क्या कांग्रेस के अंदर इंटरनली डिस्कस हो रही है? या कुछ विरोध के सुर इस तरह से उड़ रहे हैं? क्योंकि मीडिया में ये रिपोर्टेड नहीं है। इट इज़ जस्ट आई एम प्योरली आस्किंग यू दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रशांत किशोर सेड। देखिए, कोई भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, वो अपनी-अपनी व्यक्तिगत राय रख सकते हैं। इसमें एवरीवन हैज़ मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है। वो कोई भी कुछ अपने एनालिसिस हो, वो कह सकते हैं। लेकिन जितना वो कांग्रेस से जुड़े हैं, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा रुचिर और हम जुड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें ज़्यादा थोड़ा इस उनसे ज़्यादा तो पता ही होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी हुँ, बात ये है कि देखिए, द लास्ट टाइम गांधी वाज़ प्राइम मिनिस्टर वाज़ व्हेन राजीव गांधी जब थे प्रधानमंत्री। उसके बाद ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं। आज भी आप कह रहे हो कि आप पार्टी को वो कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ये वो। और पिछले 2000 जब से राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, उसके बाद वो पूरी तरह से वैचारिक लड़ाई में लगे हुए हैं। वो बार-बार कह रहे हैं कि जो भी पार्टी हमें कहेगी, मुझे कैंपेन करने पे कहेगी, मुझे यात्रा करने के लिए बोलेगी, मैं वही कर रहा हूँ। तो आप समझिए, ये आई थिंक आजकल क्योंकि क्या है कि गोदी मीडिया, भाजपा, ये एनालिस्ट जो है प्रशांत किशोर टाइप की जो नई ब्रीड खड़ी हो गई है, ये लोगों को गुमराह करने में बड़े बड़े माहिर है। लेकिन आप हुँ, हमारे पास एक एक प्रेसिडेंट रहा है। महात्मा गांधी हमारे देश के सर्वोच्चम नेता थे। उसको आज हम उनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। उन्होंने लगातार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने उनके नेतृत्व के नीचे वो पूरा मतलब लड़ाई लड़ी गई, वो आंदोलन लड़े गए। लेकिन तब भी पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, कृपलानी थे, यशवंतराव चव्हाण थे। तो बेसिकली आप समझिए वही मॉडल आज भी है। वैचारिक लड़ाई जो गांधी जी लड़ रहे थे, वो आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं। हुँ, लेकिन जो पंडित नेहरू है, सरदार पटेल है, मौलाना आजाद, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि उस समय जैसे ब्रिटिश सरकार को नहीं दिख रहा था, वैसे आज बिकॉज़ गोदी मीडिया और उनके कारण लोगों ने गुमराह कर रखा है, इसलिए शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन है नेता। पार्टी के अंदर बहुत मतलब मजबूत और सक्षम नेता है, जो मैंटल को लेंगे, जैसे ही सरकार आएगी आपको दिखेगा। ये एक बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि आज हर कोई सोचता है कि बीजेपी अपराजय है, कि उनको हरा ही नहीं सकते, जो रुचिरा पहले ज़िक्र कर रही है। लेकिन अंदर गहरी खामियाँ और दरारें हैं। ये मैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के नीचे भाजपा का आकार पूरी तरह बदल गया है। वो
अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो भाजपा थी वो आज नहीं रही है, अत्यंत रूप से केंद्रीकृत है, मतलब सेंट्रलाइज्ड है, मंत्री प्योन हो गए हैं, आरएसएस अप्रासंगिक है और मतलब पूरी तरह से साइडलाइन है, और एक्सट्रीम राइट भाजपा को नई चरण सीमा पार धकेल रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बीजेपी पतन की ओर अग्रसर है। इट इज पॉइज्ड फॉर अ फॉल, और इसका लाभ मैं 100% कह सकता हूँ कांग्रेस ही ले पाएगी, क्योंकि उन्होंने इन दोनों यात्राओं के दरमियान के जरिए उन्होंने संगठन में निवेश किया है। बिल्कुल। लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये जो सारी बातचीत आज रुचिरा और पुष्पराज देशपांडे से हम कर रहे हैं देश नीति पर, और उसका कारण है ये किताब, और जितनी भी बातें अभी तक हमने की हैं, भारत जोड़ो यात्रा, रिक्लेमिंग इंडिया सोल, तो इन दोनों ने मिलकर जो ये किताब को रूप दिया है, इसमें बहुत सारे एसेज हैं और उनमें भी अमूमन कुछ इस तरीके की बातों का जिक्र है, और किस तरीके का देश का भविष्य होना चाहिए, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं वापस कांग्रेस के ही मसले पर आती हूँ, क्योंकि सबका जो इंटरेस्ट है वो कांग्रेस में बना हुआ है कि कांग्रेस क्या करेगी, मोदी जी से वो कितनी तैयार है। रुचिरा, मैं अब मैनिफेस्टो पे आती हूँ कि हाल में अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, और उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो मोदी सरकार के, उसको पलटने की बात थी, चाहे वो मीडिया फ्रीडम को लेकर हो, चाहे जॉब्स को लेकर हो। एक आईना दिखाया गया और कई लोगों ने इस बात को कहा कि अगर ये मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये वाकई में एक गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है। लेकिन इसके आगे चुनौती ये है कि समय कम है। इस मैनिफेस्टो को आप अभी पहला फेज आज से ठीक 10 दिन बाद है, जितना कम समय है, क्या इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का समय पर्याप्त है? हालांकि ये चुनाव 7 फेजेस में है, लेकिन कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये चुनाव का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये लोगों तक घर-घर पहुंचे और कांग्रेस कम से कम अपनी बातों को कह सके, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे नफरत का माहौल हो। इन सारी बातों को राहुल गांधी लगातार अपने रैलीज में, अपने पब्लिक मीटिंग्स में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इन सारी बातों को कहा है। लेकिन गांव में जो लास्ट माइल पर बैठा हुआ आदमी है, क्या वो इन बातों को समझ पाएगा? जी। मैनिफेस्टो जो है हमारा अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे मैनिफेस्टो का मेन क्रक्स है, जो कि हमारी 5 न्याय हैं, उनकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हुई थी राहुल गांधी जी की अगुवाई में, वो ऑलरेडी उन पॉइंट्स के बारे में, वो तब से हम जनवरी-फरवरी से उनके बारे में बात करते आ रहे हैं। और जहाँ तक कि उसको लोगों तक, वोटर्स तक ले जाने की बात है, तो हम सारे के सारे जितने हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, हम उनके ज़रिए लेके जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जिस दिन राहुल जी ने अपना नामांकन किया है वायनाड में, उस दिन उन्होंने वायनाड में और खरगे जी ने दिल्ली में एक गारंटी कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें हमारी जो 5 न्याय योजनाएँ हैं उनका ज़िक्र है। और वो जो गारंटी कार्ड है, वो कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स हैं, अगले 2 महीने वो घर-घर जाएँगे और गारंटी कार्ड जो है वो हर वोटर के पास जाएगा। तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम जन-जन तक लेके जाएँ और अपनी जो हम देश के लिए हमारा क्या विज़न है, हमारी क्या नीति है, हम लोगों को बताएँ। बिल्कुल। लेकिन एक बात और भी है, आज मैनिफेस्टो की बात हो रही है, तो एक सवाल ऐसे ही मेरे ज़हन में आया और आप ही लोगों की बात से वो सवाल दिमाग में आ रहा है कि क्या इंडिया अलायंस, जब सारी पार्टीज़ मिलकर लड़ रही हैं पुष्पराज, तो क्या इंडिया अलायंस का एक कॉमन मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए था? आज हर पार्टी ने अपना अलग-अलग मैनिफेस्टो निकाला है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका अलग-अलग मैनिफेस्टो है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस एक अम्ब्रेला अलायंस है जिसके तहत ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या एक कॉमन मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए था? दिस जस्ट अ क्वेश्चन व्हिच केम टू माय माइंड, सो आई थॉट आई मस्ट आस्क यू। जी, आई मीन ये कई सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए, आज जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो हम लोग अलग-अलग दलों की तरह लड़ रहे हैं। वो अलग-अलग जो दल अपने-अपने क्षेत्रीय दल है, वो लोगों के जो रीजनल एस्पिरेशंस है, उनकी आकांक्षाएँ हैं, उनको एड्रेस करेंगे। तो क्योंकि सिंबल हम हर दल अपने-अपने सिंबल पे लड़ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उनकी सिंबल के ज़रिए वो अपने-अपने वो प्रॉमिसेस रखेंगे, उनके वचन रखेंगे, जो रिफ्लेक्टिव होंगे उधर की क्षेत्रीय एस्पिरेशंस और ज़रूरतों के हिसाब से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप समझिए कि यस, कुछ राज्यों तक, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉमिसेस होंगी जो अलग-अलग मैनिफेस्टोज़ में कवर होगी। लेकिन जहाँ तक कि आपकी बात है, ये उससे मैं थोड़ा सहमत हूँ कि कुछ नेशनल लेवल प्रेरोगेटिव्स भी होने चाहिए। लेकिन अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। ये तो ट्रेलर था अभी,
अभी अभी इसी हफ्ते में आप देख लीजिए, मैं सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसी हफ्ते आपको कुछ दिखेगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ दिखेगा, मैं ये नहीं पूछूँगी कि क्या दिखेगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अलग-अलग पार्टीज़ ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है और उसके बाद एक कॉमन मैनिफेस्टो आ सकता है? क्या इसकी भी एक देखिए, जो भी पॉसिबिलिटी है? देखिए, मैं सार्वजनिक रूप से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये हुँ, ज़रूर कहूँगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी एस्पिरेशंस है, कुछ ऐसी इश्यूज़ है, जिनको राष्ट्रीय लेवल पे एड्रेस करना है। जो अपने-अपने लेवल पे मैनिफेस्टोस बने हैं, उसमें और जो नेशनल पार्टीज़ में जो सिनर्जी आ रही है, जो तालमेल है, उसके बेसिस पे ही होगा, जो राष्ट्रीय मतलब उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं कहना चाह रहा हूँ, एक कॉमन एजेंडा हुँ, आप समझ लीजिए। राइट, और ओके, ये ओके, और देखिए, इस समय कॉमन एजेंडा मुझे लग रहा है पूरे देश में एक ही है। वो अपने संवैधानिक जो ढाँचा है भारत का, उसको बरकरार रखना है, उसको बढ़ोतरी देना है। पूरा उधर से ही फ्लो करता है। तो जहाँ वेदर इट इज़ फेडरल राइट्स जो राज्यों के हकों पे वार हो रहा है भाजपा की तरफ से या नागरिक नागरिक अधिकारों पे वार हो रहा है। ये सारी जो बातें हैं अभी अभी आपने जो इनफैक्ट आप यूट्यूब में एक एक चैनल में आप दूसरे चैनल में भी जाते हैं, बोलता है हिंदुस्तान आपको पता ही है। फ्राइडे को जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि फ्रीडम ऑफ मीडिया बरकरार रहनी चाहिए और हुँ, उसी दिन यूट्यूब चैनल के मतलब इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए उस चैनल को बंद करवाया गया था और ओवरनाइट उन्होंने बंद कर दिया जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू है। तो आज इंडिया दलों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वो बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उठाई है। उन्होंने कहा था कि ये भाजपा ये नहीं कर सकती इस समय। तो ये जो हुँ, एक बात है सारे दल उस पे सहमत है, हुँ। राइट? तो ऐसे कुछ सारे मुद्दे हैं जो कॉमन एजेंडा बन जाएँगी इस चुनाव में। और ये इस चुनाव के लिए भी नहीं है, ये पूरे मतलब देश हित और जनहित के लिए ये बरकरार ही रहेंगे, मुझे लग रहा है। पुष्पा, एक सवा आपने कहा कि ये जो कॉमन एजेंडाज़ हैं, ये अभी आने वाले हफ्तों में या हफ्ते में शायद बनकर तैयार होगा। मोदी जी के बारे में अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत डरे हुए हैं और इसीलिए सबको जेल भेज रहे हैं, किसी के पीछे ईडी लगा रहे हैं, किसी के पीछे सीबीआई लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ऑलरेडी शांत कर ही दिया है लीगली। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या कॉमन एजेंडा है जिसको आप नाम दे रहे हैं, क्या जब वो सामने आएगा तो क्या मोदी जी का डर, मोदी जी की बौखलाहट, मोदी जी की परेशानी क्या उससे और बढ़ेगी? देखिए, उनको ये जितनी उनकी डर इस यात्रा के कारण हुई थी, ये उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस का जो नींव थी, इंडिया अलायंस की नींव यात्रा में रखी गई थी। क्योंकि आप समझिए कि हालाँकि ये कांग्रेस यात्रा बन सकती थी, ये पूरी तरह हुँ, से एक कांग्रेस यात्रा बन सकती थी। लेकिन जैसे एक विशाल गंगा में कई सारे ट्रिब्यूटरीज़ मर्ज होते हैं, लेकिन वो ट्रिब्यूटरीज़ अपनी-अपनी आइडेंटिटीज़ लूज़ नहीं करते हैं। वैसे ही हर नेता इसमें जुड़ा है। और आपने कुछ ऑथर्स का नाम नहीं ज़िक्र किया, मैं कर देना चाह रहा हूँ। सुप्रिया सुले ने इसमें लिखा है, हुँ, डी हुँ, राजा ने लिखा है और क्या बोलते हैं संजय राउत। ए.एस. दुल्लत ने लिखा है, संजय राउत ने लिखा है, महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, ये हुँ, सलमान हुँ, खुर्शीद साहब ने लिखा है। ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से। बिकॉज़ ये जो डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो क्लीशे स्लोगन, ये एक्चुअली बड़ा मतलब कुछ लोग चम्मच से खाते हैं, कुछ लोग हाथ से खाते हैं, कुछ लोग काँटे से खाते हैं, अलग-अलग बात है, लेकिन बेसिकली हम सब हुँ, लोगों की विभिन्नता को हम लोग बरकरार रख रहे हैं। तो वो जो बौखलाहट और इन लोगों का एजेंडा सिंपल है, वन पार्टी, वन आइडियोलॉजी, वन लीडर, ये सिंपल है। तो बिल्कुल। और न ज़ाहिर-सी बात है वो हर समय कोशिश करेंगे कि इस यूनिटी को तोड़े। लेकिन हुँ, जो यात्रा में इंडिया अलायंस की नींव रखी गई, पूरी यात्रा में जो श्रीनगर में फाइनली दिख रही थी, वही आज भी दिख रही है। क्योंकि अदरवाइज़ आप सोचो, आम आदमी पार्टी के लीडर को जेल होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर की जेल होती है। उसके लिए पूरा विपक्ष, पूरा देश एक साथ होके प्रोटेस्ट नहीं करता। लेकिन ये हो रहा है बार-बार। तो ऑब्वियसली नर्वसनेस, बौखलाहट वो तो बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हुँ, वो जो कन्वर्जन है बिकॉज़ देखिए 10 साल के बाद जितने लोग भाजपा की राजनीति से पोलराइज़ होने थे, वो हो चुके हैं। वो 30-35% से बढ़ ही नहीं रहा है। इनफैक्ट वो घट रहा है उधर से, क्योंकि बहुत हुँ, सारे बेंच सिटर्स थे, जिन्होंने विकास के लिए उनको वोट दिया था। लेकिन जो 60-65% वोट जो इंडिया दलों के साथ है, वो बढ़ रहा है अब और एक साथ अगर बिल्कुल, हो गया, तो इनको तो नानी याद आ जाएगी अपनी। बिल्कुल।
जो बात ये रिक्लेमिंग इंडिया सोल वाली है इस किताब में जो रुचिरा और पुष्पराज ने लिखी है कि भारत की जो आत्मा है उसको वापस कैसे लाया जाए, और इसका तात्पर्य यही है कि मोदी जी के जो 10 साल थे उसमें भारत की आत्मा को नष्ट कर दिया गया, लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, लोगों के जो मौलिक अधिकार थे वो बोलने की आजादी छीन ली गई, और अब संविधान को छीनने की कोशिश लगातार चल रही है। और कई लोग इस बात को कह रहे हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी अभी जो महारैली हुई थी दिल्ली की उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपका संविधान छिन गया तो आपका आरक्षण भी छिन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही थी। और मेरा जो आखिरी सवाल है रुचिरा, की आपने खुद कहा कि हम घर घर मैसेज को पहुंचाएंगे, लेकिन आज अगर आप हिंदी हार्टलैंड की बात करें, और ये एक बहुत रियलिस्टिक सवाल है कि ठीक है आप तेलंगाना में हैं, कर्नाटका में कांग्रेस दिख रही है, वायनाड में राहुल गांधी का भी नॉमिनेशन फाइल हुआ था, देयर वाज सर्टेन एक्साइटमेंट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट हिंदी हार्टलैंड में जहां चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर यूपी हो, यूपी जो कि बहुत ज्यादा अहम राज्य माना जाता है, 80 सीट्स है वहां पर लोकसभा की, वहां पर किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि जो भीड़ हमें वायनाड या आंध्रा या तेलंगाना में दिखती है वो भीड़ यूपी में क्यों नजर नहीं आ रही? नहीं, भीड़ जो है वो डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम जो रैलीज़ में भीड़ आती है, वो तेलंगाना में आती है, कर्नाटका में आती है, नॉर्थ में भी उतनी ही आती है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी जो हुई थी जनवरी से मार्च तक, जो कि हिंदी हार्टलैंड से होके गई थी, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे भी बहुत भारी तादाद में और स्पेशली युवा जो थे, वो यात्रा से जुड़े थे। राहुल जी की ज जहाँ-जहाँ वो स्पीचेज़ दे रहे थे, उनकी पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी, बहुत बड़ी तादाद में जो युवा थे वहाँ पे वो जुड़े थे। तो ऐसा नहीं है, डेफ़िनेटली नहीं है कि भीड़ नहीं आ रही है। हाँ, डेफ़िनेटली ये हमारे आगे पार्टी को इसमें और काम करने की ज़रूरत है कि हम इस भीड़ को पॉज़िटिव रिज़ल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकें, और इसको लेके काम हो रहा है, जो आपको रिज़ल्ट कुछ टाइम में दिखेगा। चलिए अब आप दोनों से एक सवाल कर लेते हैं जो थोड़ा-सा मुश्किल है, हो सकता है आपके लिए आसान भी हो, कि पुष्पराज से शुरुआत करती हूँ कि इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें आपके हिसाब से मिलेगा? आपकी तैयारी आप खुद जानते हैं, आपको पता है पार्टी की हालत क्या है और कितनी तैयारी और कितनी दमखम से पार्टी जुड़ी हुई है। आपके हिसाब से कितनी सीटें आएँगी? लोगों का आकलन है कि अरे भई अगर कांग्रेस को इस बार 100 सीटें मिल गई, तब तो फिर मोदी जी गए। ये एक कॉमन रिफ्रेन है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं। मैंने हुँ, इलेक्शन स्टडीज़ मैंने किया नहीं है। मेरा एक्चुअली हिस्ट्री और पॉलिसी में है मेरा एजुकेशन। तो उसके ऊपर कोई मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है, जो बीजेपी विरोधी सेंटिमेंट हर राज्य में हाई 50s में है, ये सर्वेक्षण कह रहे हैं कई जगह। यहाँ तक कि यूपी में भी 50-52% है। तो इसका मतलब जो पब्लिक सेंटिमेंट है, वो एंटी बीजेपी है। अब इसको रचनात्मक रूप से कैपिटलाइज़ करना है इंडिया दलों ने। और मेरे हिसाब से ये जो कांग्रेस पार्टी ने काम करी है, ये जो यात्रा का काम किया है, मुझे लगता है ये कई हद तक सिर्फ़ यात्रा नहीं और अभी जो कर रहे हैं, ये कई रूप से एकत्रित हो सकते हैं। क्योंकि आप समझिए कि कोई भी डिक्टेटरशिप मेरे हिसाब से कोई भी डिक्टेटरशिप कोई ऑर्गेनाइज़्ड मूवमेंट या आंदोलन से नहीं गिरती है, कभी नहीं हुआ है। इतिहास हुँ, हमें बताता है ये। वो हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर से गिरती है। तो जितना ज़्यादा आप लोकलाइज़ करो, जितना ज़्यादा आप कम लोकल लेवल पे करो, जितने ज़्यादा जो अपने जो प्रगतिशील लोग हैं, अपने-अपने लेवल पे काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक शो में, सॉरी इधर थोड़ा हमारे खेत में थोड़ा ट्रैक्टर-वैक्टर जा रहे हैं, थोड़ा माफ़ी कोई चाहता बात हूँ नहीं। आपसे। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रगतिशील लोग हैं, कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ लोग फ़िल्म मेकर हैं, कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, कुछ जर्नलिस्ट है, कुछ पत्रकार, कुछ लोग क्या बोलते हैं ऑथर्स हैं। कई लोग अपने-अपने लेवल से पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आज के समय जितनी तादाद बीजेपी के विरुद्ध है विपरीत काम कर रही है, उसको हम नाप नहीं सकते। देयर इज़ नो मेट्रिक टू मेजर कि कितने लोग एंटी बीजेपी है। लेकिन हुँ, लेकिन वो पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी। आपने राम मंदिर की जब उद्घाटन हुआ था, उसके समय सारे शंकराचार्य कई सारे मठाधीश ने उन्होंने बयान दिया बीजेपी की था, फ़ोन कर बीजेपी के खिलाफ बयान दिया था। वो बहुत नाखुश है उनसे। आप जो जो नीचे जो क्रांति उबल रही है, इसको हम नाप नहीं सकते हैं। हुँ। भले ही उसका इमीडिएटली कैपिटलाइज़ेशन अभी ना हो, लेकिन देयर इज़ ट्रेमेंडस एंगर एंड डिसकंटेंट अगेंस्ट द बीजेपी। वो कभी ना कभी तो ये विस्फोट होने वाला है।
रुचिरा क्या कहेंगी अंत में, और मैं उसके बाद फिर प्रोग्राम को खत्म करूंगी। वही सवाल कि जो बात अभी मैं अब ये नहीं पूछूंगी कि कितने सीटें आ रही है कांग्रेस को, लेकिन बात एक बहुत महत्वपूर्ण जो पुष्पराज ने कही कि कोई मैट्रिक्स नहीं है इस बात को नापने का कि कितने लोग बीजेपी के विरोधी हो चुके। हो सकता है कि बीजेपी के सपोर्टर्स हों, बहुत सारे वो एंटी मोदी हो गए हों, एंटी बीजेपी हो गए हों। क्या ये जो साइलेंट वोटर है, जो कि अभी चुप है, हो सकता है कि डर के मारे नहीं बोल रहा हो। ऐसे आज मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, जब फील्ड पे जाती हूँ, तो उनका ये कहना है कि नहीं भाई हम बताएंगे नहीं, लेकिन वो मोदी से नाराज है। इज दैट सेक्शन रियली होल्डिंग द की टू 2024 इलेक्शंस? डेफिनेटली मैंने एक बात जो स्टार्टिंग में कही थी, मैं उसको दोबारा से स्ट्रेस करना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक है उनके लिए, कि जो माहौल आज बनाया जा रहा है, ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत अलग है, एक अंडर करंट भी है। तो और एक वर्ड जो है आजकल जो सोशल मीडिया पे काफी फेमस हो रहा है, प्रोपेगेंडा के पापा। तो भाजपा जो है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी सच्चाई आज यही है। वो सिर्फ इतना ही करते हैं, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करते हैं। तो आज भी वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन सिचुएशन ग्राउंड पे बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, सिर्फ पार्टी वर्कर्स ही नहीं, जितने मीडिया के लोग हैं, आई एम श्योर मीडिया के लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो माहौल बनाया जा रहा है, ग्राउंड पे सिचुएशन वैसी नहीं है। और आने वाले टाइम में जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और किसको क्या सीटें मिलती हैं, वो हम सब यही हैं, हम देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और वापस आपसे चर्चा भी करूंगी जब सीटें आएंगी कांग्रेस की। पुष्पराज, आप कुछ कह रहे थे अंत में? बस वेरी क्विकली कहना चाह रहा था कि रुचिरा ने तो अच्छे से समझा दिया है कि देश का ओवरऑल सेंटिमेंट एंटी बीजेपी कैसा है। ये मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आरएसएस के ऊपर बात करना चाह रहा था एक बार। आरएसएस भी भाजपा से बहुत ज़्यादा नाखुश है और ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने आरएसएस की जो नींव है, उनका जो फाउंडेशन है, जिस तरह से उन्होंने उसको खत्म किया है, उसके ऊपर वार किया है। आज आरएसएस सिर्फ एक सामाजिक बॉडी है, जिसका पॉलिसी सरकार पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा को एक कमजोर संगठन बना दिया है, आरएसएस को एक इररिलेवेंट संगठन बना दिया है। और जिस दिशा पे वो लोगों को ले गए, जिस एक्सट्रीम दिशा पे ले जा रहे हैं, वो खुद मैं जानता हूँ आरएसएस के अंदर ही तनाव है। वो खुद इससे नाखुश है जिस तरह से हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं ना, डज द इंडियन पब्लिक होल्ड द की, आप ये भी समझिए कि अगर आरएसएस वोट नहीं करने निकलती, अगर उनके जो पन्ना प्रमुख है वो निकलते नहीं है इसकी बात करने के लिए, 400 पार उनके 40 सीट नहीं आएंगे अगर वो निकल नहीं पाए वो तो। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, और ये तो मैंने खुद आरएसएस के कुछ लोगों से बातचीत में भी महसूस किया, और उन्होंने ये अब कहना शुरू कर दिया है, ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपको बता रही हूँ, और ये दावे से मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से देश नीति पर कह रही हूँ कि आरएसएस में इस तरीके की चर्चा अब शुरू हो गई है कि अगर मोदी जी को 230 सीटों से कम नंबर्स मिलते हैं, तो फिर उनका विकल्प ढूंढना शुरू कर देगा आरएसएस, और फिर वो कवायद शुरू होगी, तो मोदी जी के लिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी। लेकिन अब आने वाले हफ्तों में क्या होगा, किस तरीके का चुनाव होगा, वो तो बहुत रोचक होगा। लेकिन फिलहाल इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि भारत की आत्मा, भारत का संविधान आपके पास कैसे वापस आए, खोए ना, ये एक बहुत बड़ा डर है। तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों ने इस चीज को लिखा है कि कैसे भारत का संविधान बचाओ, कैसे भारत का लोकतंत्र बचाओ। और आपके स्क्रीन पर जो दो नेता आपको दिख रहे हैं, भविष्य के कांग्रेस के जो भावी बड़े नेता हो सकते हैं, तो उनसे हम फिर से बात करेंगे कि कांग्रेस अपनी लड़ाई में कितना आगे पहुंची है। थैंक यू सो मच पुष्पराज एंड रुचिरा, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और आप मुझे देश नीति पर हफ्ते में 3 बार देखेंगे, और प्रोग्राम्स के जरिए मैं आप तक इश्यूज को जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच।